हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पूनम लोहान। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो हमारा आज का टॉपिक है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी की। आज हम फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारा मेनली टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म या एविडेंस एसोसिएटेड विद मेमोरी, कि हमारे ब्रेन में जब मेमोरी स्टोर होती है उसमें हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट काम करता है, कि हमारे ब्रेन के किस पार्ट में मेमोरी स्टोर होती है कि हम उसको रिकॉल कर पाएँ। ये मेरी ईमेल आईडी है। अगर आप लोगों की कुछ क्यूरीज हैं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने इसका इंट्रो करवाया था आप लोगों को कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसका इंट्रो कैसे लिखेंगे। सिंपल है कि हमारे जो इंट्रो में था हमें मेमोरी के बारे में कुछ लिखना था कि मेमोरी की डेफिनेशन क्या होती है, फिर इसके कंपोनेंट क्या है, एस्पेक्ट्स क्या है, फिर इसके टाइप क्या होते हैं। ये सब हमें क्या करना है, हमारे इंट्रो में डालना है। तो आज न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मेमोरी पढ़ेंगे कि हमारे ब्रेन में देखो मेनली हमारा ब्रेन न्यूरॉन से भरा हुआ है कि हमारे ब्रेन में न्यूरॉन ज़्यादा मिलते हैं। तो न्यूरोबायोलॉजी या इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ मेमोरी दोनों बात एक ही हैं। अब जो हम पढ़ेंगे इसमें मेनली हम पढ़ेंगे मेमोरी ट्रेस के बारे में। जैसे आपने अब तक जो भी सीखा है, जो भी आपने याद किया है, जो भी प्रैक्टिस की है आपने, तो उसके हमारे ब्रेन में एक ट्रेस बनते हैं। क्योंकि जैसे हम सीखते हैं एज इट इज़ हमारे ब्रेन में वो हमारी मेमोरी नहीं बनती, उस मेमोरी के लिए कुछ ट्रेस हमारे ब्रेन में रह जाते हैं। और मेनली मेमोरी ट्रेस क्या होते हैं, जो भी हम सीखते हैं उनके मस्तिष्क में या ब्रेन में ट्रेस उत्पन्न होते हैं और हम रिकॉल कर पाते हैं। मेनली जो मेमोरी हमें याद रहती है उनके मेमोरी ट्रेस हमारे जीवित रहते हैं, और जो मेमोरी ट्रेस हमारे जीवित रहते हैं हम उसी मेमोरी को रिकॉल कर पाते हैं। तो सिंपली मेमोरी ट्रेस क्या है, जो भी हम सीखते हैं उसके हमारे ब्रेन में ट्रेस बनते हैं, और जो ट्रेस जीवित रहते हैं या जो मेमोरी या फिर जो चीज़ें हमने अच्छे से रिहर्सल की थी वो हमारे ब्रेन में हमारे स्टोर हो जाती हैं और टाइम आने पर हम उनको रिकॉल कर लेते हैं। अब यहाँ एक बात और है कि मेमोरी ट्रेस को एनग्राम भी बोला जाता है। एनग्राम क्या होता है, चिन्ह या साइन। जो भी हमारे मेमोरी ट्रेस होते हैं वो साइन के रूप में, कोड के रूप में ट्रेस हो जाते हैं, तो हम अपनी मेमोरी को रिकॉल कर पाते हैं। अब जो हमारे ब्रेन में जहाँ मेमोरी स्टोर होती है उसको बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क, कि जब न्यूरॉन्स के अंदर केमिकल वे से जो एक आवेग चलता है, इम्पल्स चलता है, उसको बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क। इस न्यूरल नेटवर्क को क्या बोला जाता है, लोकलाइज न्यूरल सर्किट्स की। हमारे ब्रेन में एक न्यूरल नेटवर्क होता है उसको लोकलाइज न्यूरल सर्किट बोला जाता है, कि जो हमारे फिक्स है ब्रेन में जहाँ हमारी मेमोरी स्टोर होती है। और इस चीज़ को ऑल्सो कॉल्ड इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल की मतलब हमारे सारे न्यूरॉन क्या करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं और हमारी मेमोरी ट्रेस बनाने में हेल्प करते हैं। अब ये देखिए जो न्यूरल नेटवर्क है या फिर जो लोकलाइज न्यूरल सर्किट्स है, इसके अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है, ACT। इसको बोलते हैं एसिटिकोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटिकोलाइन एक तरह का एक्साइटेटरी इफेक्ट डालता है, यानी कि वह जो क्रिया हम करते हैं उसको रुकने नहीं देता है, उसको तेज़ गति से आगे की ओर कार्य करता रहता है। तो एसिटिकोलाइन क्या करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर एक साइनेप्स से दूसरे साइनेप्स में फिर तीसरे साइनेप्स में इन्फॉर्मेशन को पास आउट करता है, और जितने ही यह साइनेप्स को क्रॉस करेगा इन्फॉर्मेशन उतनी ही स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। मेनली साइनेप्स होते क्या हैं, मान लीजिए आपका एक न्यूरॉन यहाँ है, फिर दूसरा न्यूरॉन आपका यहाँ है। मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको, एक न्यूरॉन यहाँ है आपका, एक यहाँ है। इनके बीच में जो एक गैप है इसको बोलते हैं साइनेप्स। क्योंकि हमारे न्यूरॉन आपस में जुड़े हुए नहीं होते, उनके बीच में कुछ स्पेस होता है और उस स्पेस में हमारे साइनेप्स मिलते हैं, और इन्हीं साइनेप्स के यहाँ पर जो टर्मिनल बटन्स होते हैं यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर मिलते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, यहाँ से इन्फॉर्मेशन को ली, इन्होंने साइनेप्स में डाला, फिर यहाँ से और तेज़ गति से उसने सेकंड न्यूरॉन में गया,
ऐसे ही फिर यहाँ पे साइनप्स मिलेगा आपको, फिर यहाँ से पास होगा, फिर यहाँ पर आपको साइनप्स मिलेगा, फिर ऐसे पास होगा। कि हमारे ब्रेन में जितने भी न्यूरॉन्स हैं उन न्यूरॉन्स के बीच में साइनप्स काम करते हैं, और जब एसिटिकोलाइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर साइनप्स को क्रॉस करता चला जाता है तो हमारी इन्फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब ये देखिए कि जितने साइनप्स का वो कवर करेगा, जितने साइनप्स में से वो होकर गुजरेगा, तो क्या होगी, इन्फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी और हमारा एक एलटीपी होता है, हमारा एलटीपी बनना शुरू हो जाता है। एलटीपी क्या होता है, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। कि लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑन होती रहती है, बार बार अगर वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑन होगी तो वो लंबे समय तक के लिए हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाएगी। इसको बोलते हैं साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी। इसका मतलब क्या होता है कि मेमोरी हमारी कंसोलिडेट हो गई है। कंसोलिडेट का मतलब क्या है कि हमने उसको बार बार रिहर्सल किया है और वो हमारी स्ट्रॉन्ग हो गई है। मेनली जो हमारा ये एलटीपी है ये हमारे हिपोकैम्पस में बनता है। हिपोकैम्पस नाम का जो हमारे ब्रेन में एरिया है वहाँ पर एलटीपी बनता है, और हिपोकैम्पस मेनली हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए, एलटीएम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कि जितनी भी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी बनेगी वो हमारी हिपोकैम्पस में ही स्टोर होगी। अगर मान लो किसी कारणवश किसी व्यक्ति का हिपोकैम्पस अगर डैमेज हो जाता है तो उसमें एलटीएम नहीं बनेगी, उसमें सिर्फ एसटीएम ही बनेगी। क्लियर है आपको ये बात कि हिपोकैम्पस किस चीज़ के लिए जिम्मेवार है, एलटीएम के लिए। अगर किसी व्यक्ति का हिपोकैम्पस अच्छे से काम करता है तो उसकी एलटीएम अच्छी से बनी रहेगी। अगर किसी कारणवश इसमें कुछ खराबी आ जाती है तो यहाँ पर एलटीएम स्टोर नहीं हो पाएगी, उसके अंदर सिर्फ एसटीएम ही रहेगी। अब ये देखिए एलटीपी क्या काम करता है, इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ नर्व इम्पल्स। कि जो नर्व इम्पल्स है उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता रहता है। कि जितनी इन्फॉर्मेशन एलटीपी से होकर गुजरेगी उतनी ही इनर इम्पल्स इंक्रीज हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी और इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। और मेनली एलटीपी का काम आपका लर्निंग एंड मेमोरी दोनों में ही होता है। लर्निंग भी हमारी मजबूत होती चली जाती है और हमारी मेमोरी भी मजबूत होती चली जाती है। अब यहाँ पर कुछ विशेषताएं बताई गई हैं जो कि हमारी एलटीपी की हैं। इन्होंने कहा कि एलटीपी कुछ ही सेकंड में उत्पन्न हो जाता है। जैसे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आई, वो इन्फॉर्मेशन न्यूरल नेटवर्क में गई, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर नाम का हार्मोन, ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिकोलाइन निकला, ये साइनेप्स में गया, साइनेप में से होता गुजरता हुआ ये क्या हुआ, एलटीपी में पहुंचा। एलटीपी ने क्या किया, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लिया। तो क्या काम करता है एलटीपी, जैसे इसके पास इन्फॉर्मेशन आती है ये उसी सेकंड में उत्पन्न हो जाता है, और जब ये उत्पन्न होता है तो कुछ डेज और कुछ वीक तक ये बना रहता है। फिर ये क्या है, एक अस्थायी लिबेरल कंसोलिडेशंस की अवधि है। कि अस्थायी जो कभी ख़त्म नहीं होती, जो कुछ वीक या कुछ डेज के लिए भी बन जाती है, उसको बोलते हैं अस्थायी। कंसोलिडेशन क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हमारी जो मेमोरी है, जितना हमने अब तक याद किया है, या हमारी जो चाइल्डहुड की मेमोरी है, चाइल्डहुड मेमोरी जहाँ पर वो स्टोर होती है उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन, क्योंकि हमने उसको कंसोलिडेट किया है, उसको इकट्ठा कर लिया है। फिर ये क्या, ये केवल हिपोकैम्पस में ही होती है, क्योंकि हमारी एलटीपी कहाँ बनती है, हिपोकैम्पस में बनती है। और हिपोकैम्पस हमारा एलटीएम के लिए जिम्मेवार है, क्योंकि हमारी एलटीएम हमारी हिपोकैम्पस में ही स्टोर होती है। इसके बाद अब यहाँ से पढ़ेंगे कि इक्विपोटेंशियल, जैसे पीछे यहाँ पर नाम आया था, जो न्यूरल नेटवर्क है उसको क्या नाम दिया गया है, इक्विपोटेंशियल भी बोला गया है। इसका मतलब क्या है कि जब हमारे न्यूरॉन 1000 न्यूरॉन हो जाएंगे और जब साथ में मिलकर काम करेंगे, यानी कि जब न्यूरॉन इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं तो ही मेमोरी ट्रेस बनते हैं, मेमोरी फॉर्म होती है। अदरवाइज मेमोरी नहीं बनेगी। अगर 1000 न्यूरॉन से कम न्यूरॉन होते हैं और वो इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं तो मेमोरी फॉर्म नहीं होगी, मेमोरी नहीं बनेगी। तो मेमोरी बनने के लिए क्या होना ज़रूरी है कि कम से कम 1000 न्यूरॉन आपस में इंटरेक्टेड होंगे, तब जाकर ही हमारी मेमोरी फॉर्म होगी। अब ये देखिए मेमोरी फॉर्म या मेमोरी ट्रेस, यहाँ पर इसको हम ट्रेस भी लिख सकते हैं। मेमोरी ट्रेस डिटरमाइंड बाय न्यूरल एक्टिविटी, कि जितनी ज़्यादा न्यूरल एक्टिविटी हमारी होती चली जाएगी उतने ही हमारे मेमोरी ट्रेस बनते
चले जाएंगे कि मेमोरी ट्रेस हमारे मेनली कहाँ से कंट्रोल होते हैं या फिर कहाँ से निर्धारित होते हैं, वो वह न्यूरल एक्टिविटी से होते हैं। और इक्विपोटेंशियल क्या काम करता है कि जब हमारे 1000 न्यूरॉन आपस में मिलकर इंटरकोनेक्टेड करते हैं या आपस में वो इंटरकोनेक्टेड हो जाते हैं तो ही मेमोरी फॉर्म होती है। और मेमोरी फॉर्म होती है तो मेमोरी ट्रेस के अकॉर्डिंग फॉर्म होती है। और मेमोरी ट्रेस क्या होता है? मेमोरी ट्रेस डिटरमाइंड बाय न्यूरल एक्टिविटी, कि ब्रेन में जो न्यूरल एक्टिविटी चलती रहती है उसके बेस पर हमारी मेमोरी ट्रेस से डिटरमाइन होते हैं। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें एविडेंस चाहिए, हमने बता तो दिया, लेकिन हमारे पास इसका एविडेंस क्या है? इसके हमारे पास 2 एविडेंस हैं। कार्ल लेशले 1950 में स्टडी की थी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था रैट्स के ऊपर। दूसरी स्टडी हमारी डेसिमोनी एंड लिगर्डर ने की थी, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट मंकीज़ पे किया था 1989 में। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि रैट्स की जो स्टडी थी वो क्या थी। चूहों का प्रयोग यही था कि कार्ल लेशले ने चूहों के ब्रेन को अलग अलग जगह से डैमेज कर दिया था, पर ब्रेन को डैमेज करने से पहले इन्होंने रैट्स को भूल भुलैया आपको पता है जहाँ हमें रास्ता ढूंढना होता है, वो सिखाया गया था। और उसके बाद रैट्स के ब्रेन को डैमेज किया गया था। तो इसका क्या हुआ कि इन्होंने उस भूल भुलैया का फिर से क्रॉस कर लिया, ये उस भूल भुलैया में अपने रास्ते को फिर से ढूंढ लेते हैं। तो क्या मतलब हुआ कि हमारे ब्रेन के सभी न्यूरॉन्स इंटरकनेक्टेड होकर हमारी मेमोरी को ट्रेस करते हैं। और जब चूहों को भूल भुलैया सिखाया गया और उसके बाद इनके ब्रेन को क्या किया गया? डैमेज किया गया, तो भी इन्होंने अपने रास्ते को पा लिया। तो इससे क्या प्रूव होता है कि सारे न्यूरॉन मिलकर काम करते हैं, इक्विपोटेंशियलिटी का काम करते हैं कि सभी ने साथ मिलकर काम किया। अगर मान लो ब्रेन के एक हिस्से में कुछ डैमेज हो जाता है तो बाकी हिस्सा मिलकर उस काम को पूरा करवाता है। सो ये यहाँ से प्रूव हो गया कि हमारी जो मेमोरी है 1000 न्यूरॉन्स के इंटरकनेक्शन से बनती है। ऐसी स्टडी मंकीज़ पर भी की गई थी। मंकीज़ को भी कुछ भूल भुलैया सिखाया गया था, तो इनके सेल्स यानी कि कोर्टेक्स बताया था मैंने आपको। जो आपका ब्रेन होता है, ब्रेन की जो बाहरी लेयर होती है, इसको क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स बोलते हैं। तो इनके कोर्टेक्स के कुछ सेल्स को डैमेज किया गया था। और फिर इन्होंने क्या किया था? जो चीज़ें इनको पहले सिखाई गई थी, यानी कि ये ह्यूमन फेस को पहचान सकते हैं, इनको ह्यूमन फेस की पहचान करवाई गई। उसके बाद में इनके कोर्टेक्स के कुछ सेल्स को डैमेज किया गया, लेकिन सेल्स को डैमेज करने के बाद भी क्या क्या मंकीज़ ने ह्यूमन फेस को पहचान लिया। तो ये दोनों स्टडी क्या प्रूव करती हैं कि जो हमारी मेमोरी ट्रेस बनती है, मेमोरी फॉर्म होती है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? हमारे न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन कैसे काम करेंगे? इक्विपोटेंशियल के ऊपर के सभी न्यूरॉन साथ मिलकर काम करते हैं। और जब हमारे ब्रेन के किसी हिस्से में डैमेज हो जाता है तो ब्रेन का जो बाकी हिस्सा है वह उस काम के लिए अपनी जिम्मेवारी लेता है और काम को पूरा करवाता है। देन इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस ऑफ STM एंड LTM। हम STM का और LTM का अलग अलग एक्सप्लेनेशन करेंगे कि STM में मेमोरी कहाँ बनती है, LTM में मेमोरी कहाँ बनती है। तो इसके लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा अगली वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। जो भी आपके डाउट्स हैं या फिर कन्फ्यूज़न है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बायोलॉजिकल बेसिस STM पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम LTM के बायोलॉजिकल बेसिस पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।